हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो देखिए लास्ट टर्न पे हम लोगों ने यूनिट 9 स्टार्ट करी थी, लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी में हम लोगों ने रेटिफिकेशन तक कंप्लीट किया था, राइट। तो चलिए आज उसके बाद का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 188 टू 189। देखिए ये क्या बोलता है, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। सेक्शन 188 टू 189। तो देखो, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम किया है, अपनी अथॉरिटी के अंदर का मतलब ये मैंने आपको लास्ट टर्न पे ही बताया था। अपनी अथॉरिटी का मतलब अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को जिस काम को करने के लिए अपॉइंट किया है, अगर एजेंट उस काम को करने में कोई भी गलती करता है, उस काम में कोई भी गलती करता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल की होगी। तो देखिए, द एजेंट कैन बाइंड द प्रिंसिपल ओनली इफ ही एक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। तो अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके अगर उसने कोई भी काम किया है, उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। The extent of an agent's authority, expressed or implied, is determined by the nature of the act, the business he is appointed to do. Things which are incidental to the business are usually done in the course of such business, the usage of trade or business. देखो, एजेंट की अथॉरिटी डिसाइड कैसे होगी? एजेंट की अथॉरिटी डिसाइड कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। कैसे करेगा? एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस और इंप्लाइड का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया कि भाई सी रहता है दिल्ली में, तुम जाओ उससे पेमेंट ले आओ। तो अब पेमेंट के लिए वो रिक्शा करेगा, ऑटो करेगा, ट्रेन करेगा, कुछ भी करेगा। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली है कि अगर एक काम, जिस काम को करने के लिए उसको ऑथराइज किया है, उसके इंसिडेंटल में, उसके सबऑर्डिनेट में, उसके कोलेटरल में जितने भी काम होते हैं, इसका मतलब हर उस काम को करने के लिए एजेंट ऑथराइज है। तो बेटा बस यही है एजेंट्स अथॉरिटी। तो एजेंट की जो अथॉरिटी होती है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब प्रिंसिपल ने डिसाइड कर दिया, प्रिंसिपल ने बता दिया कि भाई तुम ये काम करोगे। इंप्लाइड का मतलब उसके इंसिडेंटल में, उसके सपोर्ट में जितने भी काम है, उन कामों को करने के लिए भी एजेंट को ऑथराइज माना जाएगा। देखते हैं। अब देखिए, नेचर और एक्सटेंट ऑफ द एजेंट्स अथॉरिटी विल इंक्लूड एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इट आउट। अब उसको, उसकी जो भी अथॉरिटी है, जो जिस काम को करने के लिए उसको अपॉइंट किया है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत है, हर उस काम को करने के लिए एजेंट ऑथराइज होगा। एवरी लॉफुल थिंग justified by various customs or trade in an emergency, such acts for the purpose of protecting the principal from loss will be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। तो यानी कि अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए, अगर एजेंट अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए कोई भी काम करता है, वो काम करता है जो कोई भी नॉर्मल आदमी, कोई भी समझदार आदमी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में करता, तो इसका मतलब एजेंट वो करने के लिए ऑथराइज है। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था एजेंसी बाय नेसेसिटी, तो वहां पर प्रिंसिपल को अगर लॉस से बचाने के लिए एजेंट कोई भी काम कर रहा है, तो वहां पर उसके लिए भी एजेंट की अथॉरिटी मानी जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसमें बस केवल आपको दो पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो प्रिंसिपल ने बता दिया हो कि भाई किस काम को करने के लिए ऑथराइज किया, उस काम को कंप्लीट करने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी हैं, उस काम को करने की भी उसकी अथॉरिटी होगी। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट भाई, अगर प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए उसको कुछ करना पड़ रहा है, जहां पर वो गुड फेथ में काम कर रहा है, अच्छी इंटेंशन के साथ में काम कर रहा है, इंटेंशन किस बात की है? प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने की, तो उस काम को करने के लिए भी एजेंट ऑथराइज रहता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, एजेंट्स अथॉरिटी इज गवर्न बाय टू प्रिंसिपल इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एंड इन इमरजेंसी। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस और इमरजेंसी, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, एन एजेंट हु हैज अथॉरिटी फॉर सेल ऑफ गुड्स मे रिपेयर इट इफ नेसेसरी। तो अगर गुड्स को बेचने की अथॉरिटी है एजेंट की, तो अगर गुड्स में कोई कमी आ गई है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि उसको रिपेयर करने की भी उसकी अथॉरिटी है। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। A is employed by B residing in UK to recover at Mumbai a debt due to B। तो अब देखो, A ने B को एम्प्लॉय किया, ठीक है। A is सॉरी, B ने A को एम्प्लॉयड किया है, तो B हो गए प्रिंसिपल, A हो गए एजेंट। तो B ने A को एम्प्लॉय किया, B कहां रहते थे? यूके में रहते थे।
और यहां पर मुंबई से उनको पैसे रिकवर करने थे। तो ए में अडॉप्ट एनी लीगल प्रोसेस नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग द डेट एंड मे गिव अ वैलिड डिस्चार्ज फॉर द सेम। अब बी ने ए को एम्प्लॉय किया, किस लिए एम्प्लॉय किया? मुंबई से पैसे रिकवर करने के लिए। तो पैसे रिकवर करने के लिए अगर कुछ भी लीगल प्रोसेस करना है, लीगल स्टेप लेना है, तो इसका मतलब ए ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए ऑथराइज्ड माने जाएंगे। ठीक देखते हैं नेक्स्ट। A consigns perishable goods to B at Srinagar with direction to send them immediately to C at Tamil Nadu. B may sell the goods if they begin to perish before the reaching its destination. बिल्कुल, अगर गुड्स खराब होने की पोजीशन पर आ रहे हैं तो फिर उसको बेचा भी जा सकता है, यहां पर प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल से दोनों एग्जांपल आपको क्लियर होंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रोविजन रिलेटेड टू सब एजेंट। अब देखो सब एजेंट क्या होता है। वैसे अगर नॉर्मल प्रोविजन पे आप आओगे सेक्शन 190 से 193 तक, तो नॉर्मल अगर प्रोविजन पे आओगे तो ये बोला जाता है कि अगर किसी ने किसी को अपना काम डेलीगेट किया है, अगर किसी ने किसी को अपना काम डेलीगेट किया है तो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। यानी कि मैंने अपना काम अगर आपको डेलीगेट किया है तो आप किसी तीसरे पर्सन को उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके ऐसे समझो आपके अंदर कोई स्किल होगी, कोई नॉलेज होगी, कोई अच्छी चीज होगी, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं, भरोसा करता हूं, तभी तो मैंने आपको अपॉइंट किया है। तो उस काम को अब अगर आप किसी तीसरे आदमी से करा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं गलत है। पता नहीं उसके अंदर वो स्किल्स हैं कि नहीं है, पता नहीं उसके अंदर वो नॉलेज है कि नहीं है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि सब एजेंट कभी भी अलाउड नहीं होता है एजेंसी के केस में। सब एजेंट होता क्या है? मैंने आपको अपॉइंट किया, आपने अपने अंडर किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर लिया। दिस इज कॉल्ड सब एजेंट। तो एक बार देखते हैं सब एजेंट। अब देखो यहां पर बना हुआ है प्रिंसिपल कौन, सॉरी, हाँ, तो देखिए प्रिंसिपल कौन हुआ? प्रिंसिपल ने अपना काम डेलीगेट किया। किसको डेलीगेट किया? एजेंट को। एजेंट ने फर्दर डेलीगेट कर दिया सब एजेंट को, यानी कि ये इसका एजेंट और टेक्निकली देखो तो ये इसका एजेंट। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। देखिए बेस्ड ऑन लैटिन प्रिंसिपल डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि भाई अगर किसी ने किसी को अपना काम करने के लिए डेलीगेट किया है तो वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। देखिए जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता है? एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट विच ही हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली। तो अगर किसी काम को पर्सनली करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया है तो जनरल प्रिंसिपल तो यही है कि वो फर्दर डेलीगेट यानी किसी दूसरे को नहीं कर सकता। आप अ सब एजेंट बी एम्प्लॉयड मस्ट बी एम्प्लॉयड अनलेस बाय द ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड, यानी कि भाई सब एजेंट को अपॉइंट कब किया जाएगा? या काम का नेचर ऐसा है या काम को करने का जो तरीका है, यानी कि जो कस्टम्स हैं वो कस्टम अलाउ करते हैं कि भाई ये काम सब एजेंट के थ्रू किया जा सकता है, तो वहां पर तो सब एजेंट ऑथराइज हो सकता है, सब एजेंट को रखा जा सकता है। अदरवाइज सब एजेंट के थ्रू आप काम को नहीं करा सकते। देखिए एक बार देखते हैं एक्सेप्शन वेयर एन एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट। तो ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है? सबसे पहले तो इफ द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कॉन्टेम्पलेटेड इट, यानी कि जब प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था तो उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें टर्म्स और कंडीशन में पहले ही ये बात लिखी हुई थी कि एजेंट सब एजेंट को ऑथराइज कर सकता है, सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया कस्टम ऑफ ट्रेड, अगर कस्टम ऑफ ट्रेड अलाउ करते हैं काम करने को, तरीका काम करने का तरीका ऐसा है कि जहां पर सब एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा तो वहां पर भी सब एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। और इन दोनों केसेस में अगर सब एजेंट ने कोई भी काम किया तो उसके किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जैसे पी ने अपॉइंट किया ए को, ठीक है, किसी काम को करने के लिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़ करके आए हैं कि अगर ए ने अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके कोई भी काम किया है तो उसके लिए लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। अब ए ने क्या किया कि A2 को अपना काम डेलीगेट कर दिया, तो अब A2 से अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो क्या उसके लिए P को लायबल होना चाहिए? नहीं होगा, P लायबल नहीं होगा। इसके किए गए काम के लिए लायबल कौन होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एजेंट है और एक तरीके से देखो तो ये इसका एजेंट है।
ठीक। लेकिन ये दो सिचुएशन ऐसी दी है, यानी कि जब पी ने ए को अपॉइंट किया तो उसी समय डिसाइड हो गया था कि ए के पास में अथॉरिटी है कि ए टू को अपॉइंट कर सकता है, तो उस सिचुएशन में ए टू की गई गलती के लिए पी लायबल हो सकता है। दूसरा, अगर कस्टम ऑफ ट्रेड अलाउ करते हैं तो फिर उस केस में ए टू की गलती के लिए पी लायबल हो सकता है। देखिए, इन बोथ दीज केसेस द सब एजेंट वुड बी ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, वहां पर उसको प्रिंसिपल के एजेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। देखते हैं, वेयर इन द कोर्स ऑफ द एजेंट्स एम्प्लॉयमेंट अनफोर्सीन इमरजेंसी अराइज विच लीड्स टू डेलीगेट द अथॉरिटी गिवन टू हिम बाय द प्रिंसिपल। अब अगर कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई भी इमरजेंसी अराइज हो गई है, तो फिर वहां पर उस काम को डेलीगेट अगर किया गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड। अब अगर मान लीजिए कि सब एजेंट को अगर प्रॉपर्ली अपॉइंट किया गया, सेक्शन 192 क्या बताता है कि अगर सब एजेंट को प्रॉपर्ली अपॉइंट किया गया है तो देखिए वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा। वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, द प्रिंसिपल इज विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन के लिए बाउंड होगा। जैसे वो एजेंट के केस में बाउंड होता है कि एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल है, तो अगर A2 का यानी कि सब एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड है तो फिर उसके लिए प्रिंसिपल वैसे ही लायबल होगा जैसे कि एजेंट के लिए होता है। देखते हैं, एज इफ ही वर एन एजेंट ओरिजिनली अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल, बिल्कुल वैसे ही माना जाएगा जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया है। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, अब बिल्कुल सब एजेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा सब एजेंट के लिए बनी रहेगी। द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट, और सब एजेंट के किए गए काम के लिए हमेशा एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल के लिए। सब एजेंट लायबिलिटी टू प्रिंसिपल, देखिए, द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल। अब अगर मान लीजिए प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं है तो फिर उस केस में अगर सब एजेंट ने कुछ भी गड़बड़ करी तो उस केस में सब एजेंट के किए गए काम के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, कभी भी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक्सपेक्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग, बेटा यहाँ एक्सपेक्ट नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एरर है, एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग, अगर सब एजेंट कोई भी फ्रॉड करता है या विलफुल रॉन्ग करता है तो उस केस में वो प्रिंसिपल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और एजेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करता है तो वो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी एजेंट के लिए, प्रिंसिपल के लिए नहीं, लेकिन फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग के केस में वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे देखते हैं, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। अब अगर एजेंट ने विदाउट अथॉरिटी, यानी एजेंट को अलाउ नहीं था लेकिन उसके बावजूद अगर उसने सब एजेंट को अपॉइंट किया है तो यहां पर बेटा वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया तो ये प्रिंसिपल हो गए, ये एजेंट हो गए, इन्होंने दूसरे को अपॉइंट कर दिया तो अब ये यहां पर प्रिंसिपल की पोजीशन पर आ जाएंगे और ये यहां पर एजेंट की पोजीशन पर आ जाएंगे, तो बिल्कुल दोनों के बीच में वही रिलेशन क्रिएट हो जाएगा जैसे कि इन दोनों के बीच में, और इनके किए गए काम के लिए कभी भी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो देखिए एक बार, वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो अपॉइंटेड अ पर्सन टू एक्ट एज अ सब एजेंट, द एजेंट स्टैंड्स टूवर्ड्स सच पर्सन इन द रिलेशन ऑफ अ प्रिंसिपल टू एन एजेंट, जैसा मैंने बताया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट बोथ टू द प्रिंसिपल एंड टू द थर्ड पर्सन। तो उसके किए गए काम के लिए चाहे प्रिंसिपल हो चाहे थर्ड पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एजेंट की होगी, क्योंकि ये अब इनके प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हैं। अब अगर ये अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करते तो थर्ड पार्टी के लिए लायबल कौन होता? अगर एजेंट जो है अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम करेगा तो इसके किए गए काम में थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। उसी तरीके से अब अगर ये कोई भी काम कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी अराइज होगी? सब एजेंट की, ठीक है, उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी के लिए तो होगी, साथ में प्रिंसिपल के लिए भी होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने विदाउट अथॉरिटी इन्होंने अपॉइंट किया है। आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय और रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट। सब एजेंट के किए गए काम के लिए प्रिंसिपल कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एट ऑल, और उल्टा सब एजेंट भी
सब एजेंट भी प्रिंसिपल के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सब एजेंट एजेंट को ही अपना प्रिंसिपल मान करके चलेगा और सारी इंफॉर्मेशन उसी को ही देगा। ही इज आंसरेबल ओनली टू द एजेंट, वो केवल और केवल एजेंट के लिए आंसरेबल होगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। देखिए, मिस्टर ए अ कैरियर अग्री टू कैरी 60 बैग्स ऑफ कॉटन वेस्ट फ्रॉम मोरवी टू भावनगर बाय अ ट्रक। मिस्टर ए आस्क्ड मिस्टर बी अनदर कैरियर टू कैरी द गुड्स। अब इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट वाले को अपॉइंट किया, उसने किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट वाले को अपॉइंट कर दिया। अब गुड्स रास्ते में डैमेज हो गए, गुड्स रास्ते में डैमेज हो गए, तो अब बताइए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की होगी। ए वॉज लाइबल इवन दो इट वॉज प्रूव दैट मिस्टर बी वॉज द कैरियर। भले ही वो कैरियर था, लेकिन जब उन्होंने आपको अपॉइंट किया है तो आप उसको किसी दूसरे पर्सन को विदाउट अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकते, और अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसके लिए लायबिलिटी ए की हो। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रोविजन रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब देखो, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का अपॉइंटमेंट वैलिड होता है। जैसे प्रिंसिपल एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही प्रिंसिपल सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखिए, पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट। अब यहां पर एजेंट ही सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को भी एजेंट अपॉइंट कर रहा है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के ही काम को करने के लिए सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट किया जा रहा है इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विद द नॉलेज एंड द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की कंसेंट लेकर के और प्रिंसिपल की नॉलेज में भी है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स को बेटा कभी भी सब एजेंट नहीं बोला जाता है, दोनों अलग अलग होते हैं। अभी इसके बीच में डिफरेंस हम लोग देख लेंगे। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आर एजेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल, और सब्स्टिट्यूटेड जो एजेंट्स होते हैं वो प्रिंसिपल के ही एजेंट होते हैं। उनके किए गए काम के लिए सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उनके किए गए काम के लिए डायरेक्ट प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जैसे एक रिलेशन प्रिंसिपल जैसे एक रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है, वैसे ही प्रिंसिपल का रिलेशन होगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए, यानी इसके किए गए काम के लिए हमेशा ये लायबल होगा फॉर द थर्ड पार्टी। आगे देखते हैं। एजेंट्स ड्यूटी नेमिंग सच पर्सन। अब अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला है कि भाई ये काम करने के लिए या किसी दूसरे बंदे को हायर करो, तुम अपने हिसाब से देख लो, ठीक, तो अब प्रिंसिपल ने एजेंट के ऊपर छोड़ दिया। अब एजेंट प्रिंसिपल के लिए ही और प्रिंसिपल के कहने से, प्रिंसिपल के काम को करने के लिए एक तीसरे पर्सन को अपॉइंट कर रहा है, तो वहां पर एजेंट को थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, थोड़े से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए, इन सेलेक्टिंग सब्स्टिट्यूटेड एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस। तो यहां पर एजेंट बिल्कुल वैसे ही प्रिकॉशंस लेगा, वैसे ही समझदारी दिखाएगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के अपॉइंटमेंट में, जैसे कि वो प्रिंसिपल के लिए नहीं, वो अपने खुद के लिए किसी एजेंट को अपॉइंट कर रहा है। तो अगर वो अपने खुद के लिए एजेंट को अपॉइंट करता तो क्या क्या चीजें देखता, क्या क्वालिफिकेशन देखता, क्या उसकी कैपेसिटी को देखता, बिल्कुल सेम वैसे ही डिलीजेंस को वो फॉलो करेगा। एंड if he does this, he is not responsible for the principal for the act of negligence of the agent so selected। और अगर उसने ये सारी चीजें करी हुई हैं, पूरा ऑर्डिनरी डिलीजेंस को फॉलो किया हुआ है, तो फिर उस सिचुएशन में सिलेक्शन के केस में एजेंट को कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अंश इंस्ट्रक्ट विजय अ मर्चेंट टू बाय अ शिप फॉर हिम। विजय हायर्स अ शिप सर्वेयर ऑफ गुड्स रेपुटेशन टू चूज अ शिप फॉर अंश। अब देखो, यहां पर अंश ने विजय को बोला कि भाई एक शिप लेनी है, ठीक है। तो विजय ने क्या किया कि एक सर्वेयर को हायर किया, ताकि सर्वेयर देखेगा कि शिप अच्छी पोजीशन पर है या नहीं है। और जब उसने सर्वेयर को अपॉइंट किया तो सर्वेयर की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, यानी लोग उसको अच्छे से जानते थे, उसकी गुडविल भी अच्छी थी, तो उसने उसको हायर कर लिया। अब द सर्वेयर मेक्स द चॉइस कैजुअली एंड द शिप टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी। अब सर्वेयर ने क्या किया, यहां पर उसने थोड़ी सी लापरवाही करी, चीजों को कैजुअली ले लिया, बाद में पता चला कि शिप वो किसी काम की नहीं है और उसमें उनको लॉस हो गया। तो विजय इज नॉट बट द सर्वेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू द अंश। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? यहां पर विजय की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, यहां पर जो सर्वेयर है वही लायबल होगा अंश के।
मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर अगर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करने के लिए एजेंट ने प्रॉपर प्रिकॉशन किए हैं, प्रॉपर समझदारी दिखाई है, और तब अगर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट से कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कभी भी एजेंट नहीं होगा, वही सब्स्टिट्यूटेड एजेंट माना जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ असाइन वर्क, सब एजेंट में डज हिज वर्क अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ एजेंट। तो सब एजेंट एजेंट के कंट्रोल पे और एजेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है, जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के डायरेक्शन पे काम करेगा। डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एजेंट नॉट ओनली अपॉइंट अ सब एजेंट बट ऑल्सो delegates him a part of his own duties। एजेंट क्या करता है, अपने खुद के कामों को डेलीगेट करता है सब एजेंट को, जबकि एजेंट यहां पर कुछ भी डेलीगेट नहीं करता। डेलीगेट कौन करता है, प्रिंसिपल करता है। प्रिंसिपल सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को डेलीगेट करता है, ना कि एजेंट। अब इसका रिलेशन क्या होगा, तो सब एजेंट के केस में तो प्रिंसिपल की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी नहीं, तो यहां पर नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि सब एजेंट के किए गए काम के लिए कभी भी प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, जबकि यहां पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ने कुछ भी गड़बड़ करी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल की होगी। लायबिलिटी देखिए, लायबिलिटी टूवर्ड्स एजेंट। अब अगर सब एजेंट ने कुछ भी गड़बड़ किया तो लायबिलिटी किसकी होगी, एजेंट की होगी, लेकिन यहां पर एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यहां पर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी। द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट अलोन एंड इज नॉट जनरली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। A substituted agent is responsible to the principal and not to the original agent who appoint, right? तो इतने समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं, लाइबिलिटी टूवर्ड्स प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के लिए लाइबिलिटी कैसे होगी, तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट के काम के लिए, कभी भी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ने अगर कुछ भी गड़बड़ करी तो उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखिए, राइट ऑफ एक्शन फॉर रिसीविंग रेम्यूनरेशन। सब एजेंट अपने रेम्यूनरेशन को रिकवर करने के लिए कभी प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं करा सकता। सब एजेंट के रेम्यूनरेशन के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। कौन होगा, एजेंट होगा जिसने उसको अपॉइंट किया है। लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल से अपने रेम्यूनरेशन को रिकवर कर सकता है। देखिए, द सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन ड्यू टू हिम। द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन sue द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट। देखिए, सब एजेंट में बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड। बिल्कुल, सब एजेंट को इम्प्रॉपर तरीके से अपॉइंट किया जा सकता है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन नेवर बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड। लायबिलिटी ऑफ एजेंट ऑन देयर अपॉइंटमेंट, द एजेंट रिमेन्स लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट एज लॉन्ग एज द सब एजेंसी कंटिन्यूज। तो जब तक सब एजेंसी रहती है तब तक रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एजेंट होगा। द एजेंट्स ड्यूटी एंड्स वंस ही हैज नेम्ड द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और जब एक बार सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का नाम प्रिंसिपल को दे दिया, प्रिंसिपल ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद में एजेंट की ड्यूटी खत्म हो जाती। तो बेटा इतने पॉइंट्स हैं, 8 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 8 पॉइंट देख लीजिएगा, आसान आसान से पॉइंट है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। तो देखिए ड्यूटीज क्या होती हैं। सबसे पहले तो ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल, duty to communicate with the principal, duty not to make secret profit, duty of reasonable care and skill, duty to remit sums, duty to avoid conflict of interest and conduct business in accordance with the direction given by the principal। तो बेटा ये सारी की सारी ड्यूटीज होती हैं, ऑब्लिगेशन होती हैं, हमेशा वो प्रिंसिपल के ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक, अगर कुछ भी बात है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन करेगा प्रिंसिपल के साथ में, किसी भी तरीके का कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा, हमेशा रीजनेबल केयर और अपनी स्किल्स को यूज करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको इसी वजह से हायर किया हुआ है। अगर मान लीजिए कि उसको कोई भी पेमेंट मिला है, कोई भी सम मिला है, कोई भी अमाउंट मिला है, तो वो उसको रेमिट करेगा, वापस करेगा। ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि उसके और प्रिंसिपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो। दूसरा, कंडक्ट बिजनेस इज अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल, और जो भी काम करेगा वो प्रिंसिपल के कहने के अकॉर्डिंग करेगा। तो ये सारी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन है। एग्जांपल देख लेते हैं। अजीत
An agent is engaged for managing the business of B in which it is accustomed to invest money at hand for interest. If Ajit omits to make such investment, he must indemnify B for the losses, that is for the interest B would have obtained for such investment. अब अजीत जो है उसको एजेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया, बी ने अपने बिजनेस में रखा। अब वहां पर कस्टम ही था कि भाई जो भी पेमेंट मिली है आप उसको इन्वेस्ट करिए, काम करने का तरीका ये, जो भी पैसा मिला आप उसको इन्वेस्ट करिए, उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रॉफिट होगा। लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट किया नहीं, इन्वेस्टमेंट करने में गलती हो गई तो फिर यहां पर उसको लॉस हो गया। तो गलती किसकी है? एजेंट की है। तो एजेंट उसको इंडेमनिफाई करेगा प्रिंसिपल को। देखिए, अजीत एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट sells to be on credit without making proper and usual inquiries as to the solvency of B। अब अगर किसी को अपॉइंट किया गया और बोला गया कि भाई चलो तुम उधार सामान बेच सकते हो, उसको अथॉरिटी दी हुई है कि तुम उधार सामान बेच सकते हो, तो कम से कम वो कस्टमर को या जो भी बायर है उसकी इंक्वायरी करेगा ना कि वो सही है या नहीं है। तो उसने क्या किया? एट द टाइम ऑफ सच सेल इज इंसॉल्वेंट। अब बी ने क्या किया? बी को जब सामान बेचा गया तब तक बी इंसॉल्वेंट हो चुका था, तो अजीत मस्ट कॉम्पनसेट हिज प्रिंसिपल फॉर द लॉस सस्टेन बाय हिम। तो यहां पर बी चूंकि इंसॉल्वेंट हो गया था, उसने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करी थी अबाउट बी, तो गलती किसकी मानी जाएगी? एजेंट की मानी जाएगी। अजीत डायरेक्ट्स बी टू सेल हिज एस्टेट। अब अजीत ने बी को डायरेक्शन दिया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी बेचो। बी बाइज द एस्टेट फॉर हिमसेल्फ इन द नेम ऑफ सी। अब वो क्या कर रहा है? अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा है इन द नेम ऑफ सी। अजीत ऑन डिस्कवरिंग दैट B has bought the estate for himself may repudiate the sale if he can show that B has dishonestly concealed any material fact or that the sale has been disadvantageous to him। अब यहां पर उसको ऑथराइज किया गया प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। अब वो प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? सी के नाम से ले रहा है लेकिन अपने लिए ले रहा है। तो वहां पर अगर अजीत को पता चला बाद में कि उसने कोई भी जरूरी, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाया है या किसी भी तरीके से ऐसे बेचा है जो उसके लिए डिसएडवांटेजेस हो, यानी कि नुकसानदायक हो, तो उसके पास में पूरा राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है, वॉइडेबल करा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। अजीत डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट टू बाय अ सर्टेन हाउस फॉर हिम। बी टेल्स अजीत इट कैन नॉट बी बॉट एंड बाइज द हाउस फॉर हिमसेल्फ। सेम वैसे ही है। अब अजीत ने बी को अपॉइंट किया घर को खरीदने के लिए, ठीक है, कि उसको घर खरीदना है। अब यहां पर उसका एजेंट क्या कर रहा है? वो अपने नाम से पहले घर खरीद रहा है, उस घर को बेच रहा है प्रिंसिपल को, ठीक है। तो यहां पर भी वो इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपा रहा है, गलत काम कर रहा है। तो अगर एजेंट कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाता है या किसी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपाता है जिस काम के लिए प्रिंसिपल ने उसको हायर किया था उससे रिलेटेड, तो वहां पर प्रिंसिपल के पास में पूरा राइट है कि वो अपने हुए नुकसान को या सीक्रेट प्रॉफिट को या उस सेल को कैंसिल भी करा सकता है और कॉम्पनसेशन भी ले सकता है। क्लियर? तो देखिए यहां पर हम लोगों ने पढ़े ड्यूटीज ऑफ एजेंट। आगे देखते हैं राइट्स ऑफ एजेंट। अब देखिए एजेंट के राइट्स क्या होते हैं। राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। तो देखो सबसे पहले तो भाई प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी पैसा उसको मिला या जो भी सम उसको मिले तो उसको अपने पास में रिटेन कर सकता है। राइट टू रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन को ले सकता है। एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, भाई जब तक रेम्यूनरेशन उसको नहीं मिलेगा या अगर उसने प्रिंसिपल के लिए कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं, कोई भी खर्चा किया है, तो अगर वो खर्चे का अमाउंट जब तक नहीं मिलता है तब तक प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे लीन भी कर सकता है। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट, अगर उसने जो भी लॉफुल एक्ट किए हैं उसमें कोई भी अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई यानी उसको इंडेमनिफाई कर सकता है प्रिंसिपल से। एंड राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट डन इन गुड फेथ, और अगर उसने गुड फेथ में कोई भी काम किया और उसकी वजह से अगर उसको कोई भी नुकसान हुआ है तो वहां पर भी उस अमाउंट को वो रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल से। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़े राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट। तो देखिए आज हम लोगों ने सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ड्यूटीज एंड राइट्स को कंप्लीट किया। ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, नेक्स्ट टर्न पर इस यूनिट को कंप्लीट हम लोग करेंगे ताकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा खत्म हो। तो नेक्स्ट जो जीएनजी का एपिसोड होगा वो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट एपिसोड होगा, उसमें हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।